Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And now in today's class we will read class 7 chapter Equality in Indian Democracy. आज हम भारतीय प्रजातंत्र में समानता के विषय में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र में समानता। आज के हमारे लर्निंग आउटकम रहेंगे इक्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन इंडिया एंड वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी इन अदर कंट्रीज़। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इन ऑल मेथड्स के बारे में, इन ऑल थिंग्स के बारे में। ओके, so the meaning of democracy. What is the meaning of democracy? Democracy is the system of government where people of the country can vote to elect their representative. प्रजातंत्र सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें वोटिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिनिधि को चुनकर सरकार के लिए नियुक्त कर सकता है। The citizens can express their opinion, resolve conflicts by consents and consultations. कंसल्टेशन के बाद और एक आम सहमति के बाद अपने विवादों को सुलझाया जा सकता है एंड फाइंड इक्वालिटी इन जस्टिस, न्याय व्यवस्था में समानता को स्थापित करना। तो ये सब डेमोक्रेसी के अंतर्गत पाए जाने वाले एलिमेंट्स के रूप में माने जाते हैं। द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मेन कोर क्या होता है? ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ फेलो सिटीजन्स, जो हमारे सहभागी नागरिक हैं उन सबको सम्मानजनक स्थान देना, उनके सम्मान को बनाए रखना। ये सब कोर माने जाते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के प्रमुख कोर के रूप में इनको जाना जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। Equality means there is equal opportunities and equal treatment for each citizen. Equality का मीनिंग होता है कि सभी को समान अवसर मिले, समान व्यवहार सबके साथ हो एंड द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन, और जो सरकार होती है देश की, उसके लिए देश के हर नागरिक की समान वैल्यू होती है। द एरियाज ऑफ इक्वालिटी, जो गवर्नमेंट होती है देश की, उसके लिए 3 एरियाज़ माने जाते हैं जहाँ पर उसको समानता स्थापित करनी होती है। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में सरकार का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वह अपने देश के अंतर्गत इस तरह की तीनों टाइप्स की इक्वालिटी को स्थापित करे। इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, जो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी है वो दोनों एक साथ चलने वाले एलिमेंट्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, अलग अलग तरह की फॉर्म्स हम पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री हो या डेमोक्रेसी हो। बट आउट ऑफ दीज फॉर्म्स, इन सब फॉर्म्स में जो गवर्नमेंट की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म मानी जाती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है। आउट ऑफ द मैनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी इज़ द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और सभी विशेषताओं से अलग समानता सर्व प्रमुख विशेषताओं में मानी जाती है एक प्रजातंत्र के लिए। और एक प्रजातंत्र के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था मौजूद है हमारे वर्ल्ड में, तो चाहे वहाँ पर डिफरेंट रिलीजियंस हों, डिफरेंट कास्ट हों, अलग अलग कलर से बिलोंग करने वाले पीपल्स रहते हों, वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वह इक्वलिटी के हिसाब से इस्टेब्लिश होगी और उसका जो प्रमुख दायित्व होगा वो वेलफेयर होगा, पब्लिक वेलफेयर। और इसके लिए जो योजनाएं लागू की जाएंगी या कानून बनाए जाएंगे वो सब सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए कानून डेमोक्रेटिक फॉर्म में इक्वालिटी से लागू किए जाएंगे, प्रत्येक नागरिक के लिए समानता रखी जाएगी। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? सामान्य शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, इसको हम कह सकते हैं राइट टू वोट।
अब वोट कौन कर सकता है, वोट करने का अधिकार किसका होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट एंड इट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट, और यह अधिकार दिया जाना चाहिए सभी युवकों को, एडल्ट्स को, बालिग व्यक्ति को जो कि 18 ईयर्स हो या 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुका हो, और इन दिस प्रोसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कलर, रिलीजन और जेंडर के आधार पर बिना किसी शोषण के हर नागरिक वोट करने का अधिकार रखता है, और इसी को बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू वोट को। तो ये मेन एलिमेंट होता है वोटिंग का कि सबकी जो वोट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग करे, किसी भी जाति से बिलोंग करे। इसी को स्थापित करना पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है, यानी सरकार का दायित्व है कि वह इस इक्वालिटी को स्थापित करे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत जो अधिकार मिला है कि ईच एडल्ट सिटीज़न जो है वो वोट कर सकता है, और इसमें जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति के वोट की कीमत 1 होगी और ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यूज़, और हर वोट की वैल्यू समान होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति की हो, किसी भी जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति की हो। यानी वोट का जो अधिकार है वो सबके लिए समान रूप से वर्क करेगा, किसी भी वोट को कम नहीं आंका जाएगा। तो यही पॉलिटिकल इक्वालिटी कहलाती है, इसी को हम पॉलिटिकल समानता भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ असमानताएं किन किन रूपों में देखने को मिलती हैं भारत में या अन्य देशों में? कास्ट इनइक्वालिटीज़, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। जो विशेष अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जो शोषण होता है, इसकी भी जो हमारे देश में कहें या अन्य देशों में भी इस तरह की असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे ये सब क्या क्या होती हैं, यानी कास्ट इनइक्वालिटी क्या है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्या है। कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम है वो क्लासिफाइड करता है हमारे समाज को ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय के आधार पर। एंड ये जो डिवीज़न है प्रोफेशन के आधार पर समाज का, यह एंशिएंट काल से चला आ रहा है। द टर्म शेड्यूल कास्ट इज़ यूज टू रेफर, और शेड्यूल कास्ट टर्म को यूज़ किया जाता है अब उन पीपल्स को डिफाइन करने के लिए जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार ने अब उनको एक पहचान दी है एज शेड्यूल कास्ट। अब जो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले पीपल्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट इनइक्वालिटी, द अनटचेबल्स अछूत पीपल्स। अनटचेबिलिटीज एंड एज ओल्ड वाइज, यह हमारी पुराने समय की बुराई है जो भारत में मौजूद थी। सर्टेन केसेस ऑफ पीपल्स वर नॉट टच्ड बाय द हायर क्लास, और कुछ केसेस तो ऐसे थे जहाँ पर उच्च श्रेणी के पीपल्स निम्न श्रेणी के पीपल्स को टच भी नहीं करते थे। सच लोअर कास्ट पीपल्स कैन नॉट डाइन विद अपर कास्ट, वे इनके साथ खाना नहीं खा सकते थे, मंदिर में एंटर नहीं कर सकते थे, और ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर जा सकते थे, और कहीं कहीं तो मेडिकल अटेंशंस और एजुकेशन से भी उनको दूर रखा जाता था। ये सब बताता है हमारे कास्ट इनइक्वालिटी को जो मौजूद थी हमारे भारत में। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2 पीपल्स थे, B.R. अम्बेडकर और J.G. फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्होंने कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को अपनी लाइफ में फेस किया, और ये दोनों बाद में एक रिनाउंड पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। हमारे भारत की रिनाउंड पर्सनालिटी के रूप में इनको जाना जाता है। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्या है? दिस इज़ द इनइक्वालिटी बिकॉज वन हैपन्स टू बी मेल्स और फीमेल्स, मेल्स महिला और पुरुष के आधार पर डिफरेंस कर देना। जस्ट एज लेस पे, सेम टाइप ऑफ वर्क, समान वर्क करने के बावजूद महिला और पुरुष में पेमेंट्स के आधार पर अंतर रखना। अबॉर्शन ऑफ फीमेल फोक्टस, जो फीमेल भ्रूण होता है उसकी हत्या करा देना। नेग्लेक्शन करना, उनका नेग्लेक्शन करना।
एंड अबॉन्डिंग द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं उनकी हत्या कर देना, और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये सब बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रूप में। दिस रिजल्ट्स द अनइवन सेक्स रेशो, और इसके कारण जो देश में महिला पुरुष का अनुपात है, सेक्स रेशो है, वह भी कम पाया जाता है। अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे भारत में भी जो संख्या है, महिला और पुरुष का अनुपात है, वो बहुत कम माना जाता है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट इन इंडिया, हमारे भारत में 3 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ अभी भी मौजूद हैं, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस एंड बेस्ड ऑन जेंडर। इन 3 टाइप्स की बुराइयों को हम अभी भी अपने भारत में देख सकते हैं। इफोर्ट्स टुवर्ड्स ब्रिडिंग द गैप्स, इस गैप को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट इक्वालिटी बाय रनिंग सेवरल वेलफेयर स्कीम, इसके लिए हमारे देश की सरकार द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं का जो टारगेट था वो था प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरी सिटीजन, सभी नागरिकों को समान अधिकार देना, अवसर उपलब्ध कराना, रिगार्डलेस चाहे वो किसी कास्ट, क्लास, धर्म और श्रेणी से बिलोंग करते हों। और इस तरह की कुछ स्कीम्स हैं, सच स्कीम्स आर एज, कुछ स्कीम्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट इज़ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 2001, यह तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में लॉन्च की गई थी। इसमें 2 मेजर एडवांटेजेस रहे इस स्कीम के। पहले जानेंगे हम इसी स्कीम के बारे में। इस स्कीम में क्या था, जो ग्रामीण पिछड़े हुए एरियाज़ थे, जहाँ के बच्चे मजदूर वर्ग जो श्रेणी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते थे, तो सरकार द्वारा योजना बनाई गई कि बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ मध्य अंतराल का भोजन दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था को लागू करने का क्या एडवांटेजेस हुआ? नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैव इंक्रीज्ड, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के बच्चे थे जिन्हें भोजन नहीं मिलता था, उन्हें स्कूलों में भोजन की सुविधा मिलती थी। शिक्षा के साथ साथ भोजन मिलने से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरी ओर इससे जो जातिवाद के आधार पर शोषण होता था उसे रोकने में मदद मिली, क्योंकि स्कूलों में बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते थे, तो इससे भेदभाव मिटाने में सहायता मिली। और जो भोजन बनाया जाता था उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि किसी भी कास्ट के व्यक्ति को वहाँ पर भोजन बनाने के लिए रखा जा सकता था। तो इस तरह से इस योजना से 2 टारगेट्स पूरे करने की कोशिश की गई, एक तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की और दूसरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के। नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान। गर्ल्स चाइल्ड्स जो शिक्षा से महरूम रहती थी उनको प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड्स को प्रमोट किया गया फ्री एजुकेशन के द्वारा। उन्हें फ्री बुक्स दी जाती थी, ट्यूशन्स एंड लैपटॉप एंड बाइसिकल जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती थी। तो ये सब मोटिवेशनल वर्क किए गए जिससे कि गर्ल्स को प्रमोट किया जा सके स्कूलों में पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2009 में पास किया गया था, और इसी को हम मनरेगा योजना भी कहते हैं। यह अधिकार देता है गारंटीड वर्क का, एंड इन दिस एक्ट जो टारगेट माना जाता है एटलीस्ट कम से कम 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड किया जाता था ग्रामीण एरियाज़ में मजदूर वर्ग को, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है उसको सुधारा जा सके। यानी गारंटीड 100 डेज़ का वर्क यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था मजदूर वर्ग को। एंड नेक्स्ट जो स्कीम थी वो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड थी, नेशनल हेल्थ रूरल मिशंस। आई एम टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू हेल्थ केयर इन रूरल पॉपुलेशंस, जो ग्रामीण जनसंख्या है उनको सुविधाएं देना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने के लिए यह योजना लागू की गई थी। और इसका जो एम था वो एक तो कुपोषण से मरने वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या को घटाना था, एंड टू कंट्रोल द डिजीज़, जो डिजीज़ होती हैं उनको भी कंट्रोल करना इस योजना का टारगेट था। डिफ्रेंशिएशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल पर्सन, जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जस्ट एज विकलांग पीपल्स हम कह सकते हैं, जो कुछ बच्चे नेत्रहीन होते हैं, कुछ अपाहिज होते हैं,
इस तरह के जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो डिफरेंटली एबल्स कैटेगरीज में काउंट किए जाते हैं, चाहे उनके अंदर वर्किंग कैपेसिटी कितनी भी ज़्यादा हो। तो सच पीपल्स आर थॉट टू बी सम हाउ वेदर द लेस कैपेबल, इसी कारण से उनको कभी कभी लेस कैपेबल माना जाता है, जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो डिफरेंट है इस कारण से उनको इग्नोर किया जाता है और उनके साथ उनका जो इफ़ोर्ट है उनकी वैल्यू नहीं मानी जाती। एंड वी काउंट दैम एज यूजलेस, यहाँ तक कि उनको कहीं कहीं पर यूजलेस भी माना जाता है, इस कारण से उनको इग्नोर कर दिया जाता है। वी डू नॉट फील गुड इनफ फॉर दिस टाइप्स ऑफ पीपल्स, हम लोग इस तरह के व्यक्तियों के लिए अच्छा फील नहीं करते और इनको अपॉर्चुनिटीज़ जो होनी चाहिए, अवसर जो होने चाहिए वो भी प्रोवाइड नहीं करते। तो इस तरह की जो मानसिकता है, मनोदशा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब हम जानेंगे इक्वालिटी इन सम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। हमारे भारत में, भारत से अलग अन्य देशों में भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह के शोषण को फेस कर चुके हैं। जस्ट एज साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, इनका नाम हर किसी को पता है, यह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष के बाद इस पद को हासिल किया था। अपार्थाइड मूवमेंट इन्होंने चलाया था रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ। तो यह भी एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का। एंड इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर सम डेमोक्रेटिक्स। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू यूएसए, मार्टिन जूनियर लूथर किंग जूनियर का, जिन्होंने इक्वल राइट्स के लिए संघर्ष किया था अपने देश में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू रोजा पार्क्स, दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू यूएसए। एंड रोजा पार्क्स को जाना जाता है नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट। इन्होंने सिविल राइट के लिए फर्स्ट महिला थी जिन्होंने सामान्य अधिकारों के लिए, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और इनको मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी जाना जाता है। तो इन्होंने बॉयकॉट किया था और इन्हीं के प्रयासों के कारण एक्ट पारित कराया था इन्होंने अपने संघर्षों के कारण। तो ये एग्जाम्पल माने जाते हैं अदर कंट्रीज़ के। अब हम जानेंगे कंक्लूज़न के लिए, हमने कंक्लूज़न के रूप में देखेंगे कि नो नेशन इन द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। अगर हम सब भेदभाव के बाद में, अध्ययन के बाद यह कंक्लूज़न करें कि पूरी तरह से कोई भी वर्ल्ड का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष आज भी मौजूद है। इन एवरी कंट्री देयर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ फाइटिंग फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन और इक्वालिटी। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी पहचान के लिए और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज ए कॉल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। हम आज भी न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर इस तरह के संघर्ष के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। फॉर दैट दोज पीपल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड रैम्प एट पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, उनके लिए रैम्प की सुविधा प्रोवाइड की गई है पब्लिक प्लेसेस पर, बिल्डिंग्स पर। फ्री यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड कंसेशन इन ट्रैवलिंग, reserved seats in metro trains and buses, and use of braille script for blind peoples, and quota in jobs and much more। इसी तरह से जॉब्स के क्षेत्र में उनके लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं। द मीनिंग ऑफ डिग्निटी, सम्मान। डिग्निटी का मीनिंग होता है सम्मान। सम्मान के लिए क्या अर्थ होता है वास्तव में सम्मान का? टू रिसीव फेयर ट्रीटमेंट बाय ऑल, सभी के लिए, सभी के द्वारा समान व्यवहार प्राप्त करना, उसी को हम डिग्निटी से बिलोंग कर सकते हैं। टू रिसीव द सेम रेस्पेक्ट्स एंड अदर्स गेट, जैसा कि दूसरे महसूस करते हैं हर व्यक्ति से, तो इसी तरह का सम्मान प्राप्त करना। नॉट टू बी डिस्ग्रेस ड्यू टू द डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस के कारण उसको डिस्ग्रेस ना करना। एंड इम्यूनिटी फ्रॉम स्पाइसफुल एक्शंस एंड इन कंडीशन ऑफ अदर्स के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उससे ऊपर उठाना, इसी को हम डिग्निटी से बिलोंग करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब हम बात करेंगे हमारे प्रजातांत्रिक देश में इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए कौन कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारे भारत में जो संविधान है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। जो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे संविधान ने इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित किया है जो किया जाता है किसी भी धर्म के आधार पर, रेस, क्रीड
या डिसेबिलिटी के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। सभी को सुविधा दी गई है, सभी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, चाहे वो शॉप्स हों, हेल्थ केयर सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबाइड्स अनटचेबिलिटी, संविधान के द्वारा अछूत की भावना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी रोज़गार में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और इसी के तहत जो डिसेबल्ड पीपल्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सभी को मेन स्ट्रीम में दोहराने के लिए एक एक्ट भी पारित किया गया 1955 में, फ्री एजुकेशन का एंड सुविधाएं देने के लिए डिसेबल्ड पीपल्स को। इसी को हम अपने संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के रूप में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर रिलेटेड टू सिविक्स एंड क्लास 7th इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। आज हमने इस चैप्टर के बारे में जाना। आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।